हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे मानव जनन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैंने पिछले क्लास में बताया था कैसे मादा युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पे हम सीखेंगे कि मादा युग्मक के निर्माण में होने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं आर्तव चक्र। आप लोगों ने सुन रखा होगा, इसे हम लोग माहवारी या मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आर्तव चक्र क्या है, इसके अंदर कैसे परिवर्तन होते हैं और किस परिवर्तन की वजह से शरीर के अंदर अंड जनन या युग्मक जनन होता है, ये सारी कहानी हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो आओ बच्चों, शुरू कर देते हैं फटाफट आर्तव चक्र के बारे में पढ़ना। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे? हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्तव चक्र के बारे में। और जब आप आर्तव चक्र देखते हैं, क्या देखते हैं? आर्तव चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोला जाता है इसे। और आज के लेक्चर में हमें यही पढ़ना है आर्तव चक्र के बारे में। जब हम आर्तव चक्र के बारे में बात करते हैं तो महिलाओं के अंदर जो प्राइमेट्स हैं उनके अंदर चलता है आर्तव चक्र, जो प्राइमेट्स नहीं हैं उनके अंदर चलता है मध चक्र, जिसे हम ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। तो महिलाओं के अंदर या मादाओं के अंदर अंड निषेचन को करने के लिए एक पूरी साइक्लिक प्रक्रिया चलती है और उस साइक्लिक प्रक्रिया की मदद से वहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है बच्चे, तो मादाओं के अंदर जब देखा जाए, मादाओं के भीतर एक चक्रीय प्रक्रिया से, मादाओं के भीतर एक चक्रीय प्रक्रिया से मादाओं के भीतर एक चक्रीय प्रक्रिया से युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। अगर हम बात करते हैं प्राइमेट्स की, तो प्राइमेट्स के अंदर इसे हम मासिक चक्र या आर्तव चक्र कहते हैं। नॉन प्राइमेट्स के अंदर ऐसे चक्र को हम मध चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मध चक्र कहते हैं। फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं मानव के अंदर, मानव मादा। तो मानव हमारे आते हैं प्राइमेट्स के अंदर, है ना। मानव कैसे हैं? प्राइमेट्स हैं, इसलिए प्राइमेट्स की वजह से मानव के अंदर क्या होगा? आर्तव चक्र चलता है। मानव प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, अतः यहाँ आर्तव चक्र चलता है। अतः यहाँ पे क्या चलता है? आर्तव चक्र चलता है। अब जरा बात करते हैं कि मादा के अंदर आर्तव चक्र चलना कैसे होता है। जब पहली बार एक महिला एक स्त्री की उम्र बढ़ती है, तो उसकी उम्र बढ़ने के 12 से 13 साल में उसके अंडाशयों के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि वो उसके शरीर में इस चक्र की शुरुआत करता है।
12 से 13 साल की उम्र में मादा के अंदर पहली बार इस चक्र की शुरुआत जब होती है तो उसे हम बोलते हैं ऋतुस्राव का प्रारंभ होना, मीनार्चे कंडीशन। कब? 12-13 साल में। महिलाओं के भीतर ऋतुस्राव की शुरुआत होती है। प्रथम ऋतुस्राव रजोमुख कहलाता है। रजोमुख कहलाता है। और आखिरी ऋतुस्राव रजो निर्वृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? रजो निर्वृत्ति कहलाता है। आप लोगों को मैंने सिखाया था, आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से ये बात सिखा रखी है कि महिलाओं के अंदर अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है वो भ्रूणीय परिस्थितियों से शुरू हुई थी, और जब वो यौनावस्था में आते हैं तो हार्मोन्स की वजह से अंडकोश का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है और प्रॉपर अच्छे से उनके अंदर अंडकोश का निर्माण शुरू हो जाता है। कब? यौनावस्था के बाद। तो यौना अवस्था में आने के बाद उनके अंदर कुछ हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो हार्मोन्स उनकी पुटिका कोशिकाओं के अंदर परिवर्तन करके और पुटिका कोशिकाओं को बदल देते हैं अंड कोशिका में। हमने ये पूरी बात पिछले क्लास में कर ली है कि एक पुटिका कोशिका के अंड कोशिका में परिवर्तन होने के बीच में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। पहले वो पुटिका कोशिका, सर्वप्रथम वो पुटिका कोशिका किस में परिवर्तित होती है? प्राथमिक पुटिका में। फिर वो द्वितीयक पुटिका, फिर तृतीयक पुटिका, फिर वो ग्राफियन पुटिका में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और उस ग्राफियन पुटिका से अंडकोश का निर्माण अंड कोशिका बनती है। यस और नो बच्चे? अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पहली बार रजोमुख क्या कहलाता है, जब पहली बार मादा के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसके शरीर में यौनावस्था में आने के बाद जब पहली बार ये चक्र आता है, तो बच्चे ये चक्र आने का कारण क्या है? वही जो कुछ हार्मोन पिट्यूटरी से निकल रहे हैं और वो एंटी हार्मोन एफएसएच निकाल रहा है, जिससे हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका कोशिका जागरूक करने वाला हार्मोन, जिसने उसके अंदर स्थानांतरण करा के ग्राफियन फॉलिकल बना दिया और उस ग्राफियन फॉलिकल से अंड कोशिका का निर्माण हो गया। जब भी ये पुटिका कोशिकाएं बनती हैं तो उस समय 12-13 साल की आयु में, चूंकि महिला के अंदर, मादा के अंदर प्रजनन की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए ये पुटिका कोशिकाएं जब टूट के अंड कोशिका बनाती हैं तो प्रजनन ना होने की अवस्था में ये अंड कोशिका, ये पुटिका कोशिका सब शरीर से बाहर निकलती हैं, और जब ये बाहर निकलती हैं तो साथ साथ में रक्त भी निकलता है। ऋतुस्राव वाली स्थिति बोलते हैं, रक्त निकलता है, और उस मेंस्ट्रुअल फेज से ये सब कुछ आ जाती है कहाँ पे? बाहर की तरफ। ठीक है बच्चे? तो ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? एक आयु की बात कर ली हमने कि 12-13 साल में पहली बार शुरू होगा, है ना? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 12 से 13 वर्ष में ये शुरू हुआ पहली बार, और लगभग 55
52 से 55 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसके बाद शरीर के अंदर ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुअल आना रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्लियर बच्चे? तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? रजो निर्वृत्ति बोलते हैं। देखना जरा मैंने क्या लिखा, क्या बोला। ऋतुस्राव यानी आर्तव चक्र को आर्तव चक्र एक आदर्श आर्तव चक्र एक आदर्श आर्तव चक्र लगभग 28 से 30 दिन का, एक महीना। एक आदर्श आर्तव चक्र कितने दिन का होता है? 28 से 30 दिन का, एक महीने का होता है, जिसका अध्ययन आप विभिन्न विभिन्न भागों में कर सकते हैं। इसको हम 4 हिस्सों में, 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला, ऋतुस्राव। ऋतुस्राव अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा, पुटिका प्रवर्धन अवस्था। तीसरा, अंड विमोचन। और चौथा, पश्च अंड विमोचन। इन 4 फेजेज में बांट के आप ऋतुस्राव को समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा है ना, 28 दिन का टोटल होता है ये, तो उस 28 दिन में प्रथम 5 दिन पहले 5 दिन क्या हो रहा है? ऋतुस्राव। 5 दिन के बाद पुटिका प्रवर्धन की बात कर रहे हैं आप, तो 6ठे दिन से लेके 13th डे तक 13 दिन पुटिका वर्धन हो रहा है। 14वें दिन और 14वें से 28 या 30 दिन तक अगली साइकिल चलेगी। तो इस पूरी कहानी को समझना पड़ता है, एक एक चीज को, कि इसमें एक जगह पे क्या हो रहा है ना, एक एक जगह पे क्या हो रहा है, इसे हमें समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ऋतुस्राव अवस्था। जरा देखना आप, अब आपको समझाता हूं मैं एक एक फेज में कि यहां पे हो क्या रहा है। ऋतुस्राव अवस्था, क्योंकि ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, हर बार ये घूम घूम के होता रहेगा, इसलिए थोड़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान देना आप। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण किसकी कमी के कारण बच्चे? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण। असल में बात यह है बेटा कि जब आप बात कर रहे हैं इस पूरे फेजेस की, इन 4 फेजेस की, तो ये चारों के चारों फेजेस हार्मोन के द्वारा चलाए जाते हैं, है ना। इन चारों फेजों का कंट्रोल किसके पास है? हार्मोन्स के पास है। हार्मोन्स के द्वारा ये अवस्थाएं
चक्र में परिवर्तित होती रहती हैं। कहाँ पे? चक्र के अंदर ये अवस्थाएं कैसे? हार्मोन्स के द्वारा। और यहां पे हार्मोन भी 3 काम करता है। पहला, पीयूष ग्रंथि से निकले हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन। दूसरा, अंडाशय के हार्मोन। और तीसरा, पुटिका कोशिका से निकलने वाले प्रोजेस्टेरॉन, पुटिका हार्मोन। ये तीनों हार्मोन मिलके ये साइकिल पूरी चला रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण, तो हम समझ गए प्रोजेस्टेरॉन क्या है? ये पुटिका हार्मोन होती है। इसकी कमी के कारण क्या होता है? पुटिका हार्मोन की कमी के कारण यहाँ पे गर्भाशय की आंतरिक दीवार क्षय होने लगती है। गर्भाशय की आंतरिक दीवार में क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। और यह क्षय, ये जो दीवार है, ये रक्तस्राव के साथ, चूंकि गर्भाशय की आंतरिक दीवार, जिसे आंतरिक दीवार एंडोमीट्रियम, सबसे अंदर वाला है ना, एंडोमीट्रियम के क्षय के कारण रक्त का स्राव शुरू हो जाता है, रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है बच्चे? रक्त का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जो योनि से बाहर थक्के व रेशे के रूप में चक्र की शुरुआत में तीन से 5 दिन तक आता रहता है। क्या करता है ये बाहर आता रहता है। क्लियर? मैं क्या करता हूं, एक चित्र बनाते हैं। हम क्या कर लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं समझने के लिए। आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। जिस चित्र में हम सबसे पहले, जो सबसे नीचे का भाग होगा, यहाँ पे हम दिखाते रहेंगे किसकी स्थिति? यहाँ पे हम दिखाते रहेंगे अपने एंडोमेट्रियम की स्थिति। एंडोमेट्रियम की स्थिति। यहाँ पे क्या दिखाते रहेंगे? एंडोमेट्रियम की स्थिति दिखाते रहेंगे। इसके जो ठीक ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे हम पुटिका कोशिका दिखाते रहेंगे। यहाँ पे क्या दिखाएंगे? पुटिका स्थिति, कि पुटिका कोशिका के अंदर क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम दिखाएंगे इस वाली जगह पे जो हमारे पीयूष हार्मोन है,
यहाँ पे हम दिखाएंगे पीयूष हार्मोन और यहाँ पे दिखाएंगे अंडाशयी हार्मोन। देखो ये पूरा एक चक्रीय प्रोसेस है, जैसा मैंने बताया पूरा का पूरा क्या है, एक चक्रीय प्रोसेस है। तो इस चक्र को हम जब पढ़ रहे हैं तो हमने इस चक्र को क्या किया, 4 भागों में बांट दिया है। क्लियर है बच्चे? ये इस चक्र का प्रारंभिक 5 दिन है ना, इस पूरे चक्र का यहाँ से ये शुरू हो रहा है 0 से और ये खत्म हो रहा है 28 से 30 दिन पे। यही तो बोला है 28 से 30 दिन पे। तो क्या हो रहा है, पहले 0 से ये 5 दिन तक, ये 5 दिन तक जो अंडाशय है, जो गर्भाशय है, गर्भाशय की जो दीवार थी, यहां से ये क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है, जिसकी वजह से क्या शुरू हो रहा है, यहाँ पे रक्तस्राव हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे रक्त का स्राव हो रहा है। स्पष्ट है? इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे, यहाँ पे जब हम पुटिका कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, इस जगह पे पूरी की पूरी क्या आ जाएंगी बेटा, पुटिका कोशिकाएं। यहाँ पे पुटिका कोशिकाएं प्रवर्धन, पुटिका कोशिका की स्थिति देखने तो पुटिका प्रवर्धन हो रहा है। जो पहले कैसी थी आप लोगों को मैं बना के बता चुका हूं, दूसरी स्थिति में इसका हाफ लगभग यही आएगा। यहाँ पे, यहाँ तक की तो कहानी सही थी। यहाँ पे जो पुटिका कोशिकाएं होंगी वो पुटिका कोशिकाएं ऐसी पड़ी हुई हैं। यस और नो? शुरुआत में याद करो, मैंने पढ़ा रखा है ये पूरा का पूरा अंड कोशिका कैसे बनती है। पुटिका कोशिका। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि कब यहाँ पे ये अंड कोशिकाओं का क्षय कब शुरू होगा। तो ये क्षय शुरू होता है तब जब प्रोजेस्टेरॉन अपने बिल्कुल कम लेवल पे होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, बिल्कुल कम। यहाँ पे मैं हार्मोन बना रहा हूँ प्रोजेस्टेरॉन। देखो थोड़ा सा हार्मोन्स का साइकिल पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रोजेस्टेरॉन का लो लेवल, अब ये कैसे आएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लो लेवल यहाँ से आता है। ये जो लो लेवल दिख रहा है वो इस आखिरी स्टेज से बनेगा लो लेवल। जब ये लो लेवल यहाँ होता है 28 दिन के बाद ये साइकिल यहाँ से आ गई है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ आ गई लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। यस और नो? और ये प्रोजेस्टेरॉन का लो लेवल इसकी अंड कोशिका को क्या करता है, इसको हटाना शुरू करता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लो होता है, प्रोजेस्टेरॉन लो होता है, यहाँ का लो प्रोजेस्टेरॉन पीयूष ग्रंथि के अंदर जो कम प्रोजेस्टेरॉन है ये एक्टिवेट करता है पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि से निकलना शुरू हो जाता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और FSH आने पे ये जो पुटिका कोशिकाएं यहाँ बना रखा है हमने, इन पुटिका कोशिकाओं के ऊपर काम शुरू हो जाता है। और क्या हो रहा है देखें, इन पुटिका का प्रवर्धन शुरू हो जाता है। और पुटिका कैसे कैसे परिवर्तित हो रही है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, और यहाँ से 14वें दिन ये ऐसा। आप देखोगे आपके पुस्तक में बनी हुई ये सारी फोटो, यहाँ पे पुटिका कोशिका का क्या होने लगता है, पुटिका प्रवर्धन। पुटिका प्रवर्धन शुरू। लेकिन आपको ये भी तो याद है बच्चे कि जब पुटिका का प्रवर्धन होगा
तो पुटिका प्रवर्धन के वजह से यहाँ पे थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना अंतःप्रावरक बनने लगा होगा, और इस प्रवर्धन की स्थिति में यहाँ पे इस पुटिका के प्रवर्धन की स्थिति में हम देखेंगे कि इसके अंदर ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। क्लियर बच्चे? और ये आ रहा है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, आराम से शांति से चलता आ रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, और जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे एफएसएच जब सिक्रीट होता रहता है, एफएसएच भी निकल रहा है यहाँ से जो फॉलिकल सेल को डेवलप कर रहा है। इस टाइम पे, जिसे हम जनरली 14वां दिन बोलते हैं, 14th डे, ध्यान से देखना, ये एफएसएच भी बढ़ता जा रहा है, इस एफएसएच का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ से देखें, एफएसएच निकलना शुरू हुआ, एफएसएच का लेवल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, और इस टाइम पे एफएसएच यहाँ पे, एफएसएच क्या होता है? मैक्सिमम होता है यहाँ पे। और साथ साथ एफएसएच के साथ निकल रहा था एलएच, एलएच भी इस जगह पे क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। एक हो गया एलएच, एक हो गया एफएसएच, यस और नो? एक हो गया एलएच, एक हो गया एफएसएच। एफएसएच और एलएच का जो मैक्सिमम लेवल है वो यहाँ पे 14वें दिन क्या कराता है? ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग कराता है। 14वें दिन पे, पूरे साइकिल के 14वें दिन पे क्या हो जाता है? अंडोत्सर्ग। हाँ, इस समय जब पुटिका कोशिका का प्रवर्धन हो रहा होता है, इस समय ये जो लेयर है हमारे गर्भाशय की, ये जो लेयर है, ये लेयर फिर से रीजनरेट होना शुरू हो चुकी होती है। इसकी क्या हो जाती है? पुनर्वृद्धि हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। ये स्पष्ट हुआ? इसका रीजनरेशन हो रहा है। 14वें दिन तक आते आते यहाँ पे अंड कोशिका निकलने के बाद ये बन जाती है अंड कोशिका, और जो बचा हुआ हिस्सा है, जो ये बचा हुआ हिस्सा है, इसे हम बोलने लगते हैं कार्पस ल्यूटियम। पीतपिंड। अब कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल निकलता है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल अचानक से इस कार्पस ल्यूटियम के बनने की वजह से यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या ऐसा ही रहेगा, बढ़ा रहेगा या घटेगा? ये निर्भर करता है कि क्या ये अंड कोशिका निषेचित हुई। अगर ये अंड कोशिका निषेचित हो गई, ध्यान दीजिएगा, अगर ये अंड कोशिका क्या हो गई? निषेचित हो गई, तो निषेचन के पश्चात ये कार्पस ल्यूटियम, ये पीतपिंड, यहाँ पे जो प्रवर्धन चल रहा था गर्भाशय के अंदर, ये प्रवर्धन पूरा हो जाता है, पूरा गर्भाशय की दीवार तैयार हो जाती है कि यहाँ पे अगर ये निषेचन हो तो अंतररोपण हो पाए, यस और नो? यहाँ पे अगर निषेचन हो जाता है, दिख रहा है, निषेचन हो गया, अगर निषेचन हो गया तो इसका क्या हो पाए? यहाँ पे अंतररोपण हो पाए, इसके लिए तैयारी पूरी, इसके लिए क्या हो जाती है? तैयारी पूरी। लेकिन निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ तो ये पीतपिंड भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। पीतपिंड का क्षय कब? अगर निषेचन नहीं हुआ तो पीतपिंड का क्षय होना शुरू हो जाता है, और जब पीतपिंड का क्षय होगा तो वापस से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटना शुरू हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटना ही फिर से ऋतुस्राव चालू कर देता है और नया मासिक धर्म चालू हो जाता है। तो क्षय की स्थिति में क्या होता है? ये लेवल डाउन
और जैसे ये लेवल गिरा तो फिर से नया चक्र शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, ये चक्रीय प्रोसेस चलेगा, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं। ऋतुस्राव में क्या हो रहा है, पुटिका हार्मोन निकलेगा, जो गर्भाशय की दीवार क्षय होना शुरू हो जाएगी। गर्भाशय की दीवार क्या नहीं क्षय होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की कमी है ना, हमने पहले लिख दिया है। क्यों ये क्षय क्यों होता है, प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है बच्चे।